नमस्कार, कैसे हैं आप। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय आने पर राजा रंक बन सकता है और रंक राजा बन सकता है। जब समय ठीक नहीं चल रहा होता है या बहुत सारी परेशानियां आती हैं या बहुत सारी चॉइसेस जब हमारे सामने होती हैं और समझ में नहीं आता है कौन सी चॉइस को लेना चाहिए, तो व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजर के पास यानी कि ज्योतिष के पास जाना स्वाभाविक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं, ये इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि कैसे आप अपनी विजिट टू द एस्ट्रोलॉजर, आपकी जो एस्ट्रोलॉजर से जो कंसल्टेशन है, उसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% अच्छे या 100% बुरे, एक मिक्स सा सिस्टम है जिसमें कोई भी चीज़ 100% नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स, जी हाँ 10 पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आप अपनी एस्ट्रोलॉजर के साथ विजिट का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं कि मुश्किल समय में आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन का भरपूर फ़ायदा कैसे उठाएं। पॉइंट नंबर 1, पर्सनल गाइडेंस। अब पर्सनल गाइडेंस से क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपसे मिलते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं आपका हॉरोस्कोप और क्या चॉइसेस लेनी चाहिए या फ्यूचर के लिए वो क्या डायरेक्शंस देना चाहेंगे। पर क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो स्वयं नहीं मिलते, आपको उनके किसी टीम के मेंबर के साथ मिलना होता है। या कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो ना स्वयं मिलते हैं, ना उनकी टीम का कोई मेंबर आपसे मिलता है, बल्कि वो एक कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट आपको थमा देते हैं। अब आपको किसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर श्री या मैडम सो एंड सो का नाम सुनकर उनके पास जाते हैं और वो स्वयं नहीं मिलते हैं या उनके टीम मेंबर भी नहीं मिलते हैं और आपको एक महंगे से भुगतान के बदले में एक कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट पकड़ा दी जाती है, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं ना। तो इसलिए जाने से पहले, अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले, पेमेंट देने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप किससे मिलने जा रहे हैं और कंसल्टेशन का तरीका क्या होगा। दूसरी चीज, इज ही और शी ए फोकस एस्ट्रोलॉजर? क्या वो एक फोकस ज्योतिषी हैं? फोकस से क्या मतलब है? जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपकी जांच करता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और फिर वह आपके लिए दवाई लिख देते हैं और आप मार्केट से जाकर दवाई ले लेते हैं। परंतु इसके ठीक विपरीत आज अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कोशिश करते हैं कि बस आप किसी तरह से उनसे रतन ले लें, आप उनसे रुद्राक्ष ले लें, आप उनसे पूजा करवा लें या आप उनसे यंत्र ले लें या कुछ और या कुछ और या कुछ और। दूसरे शब्दों में उनका फोकस बहुत कम होता है आपके हॉरोस्कोप के ऊपर और उनका फोकस होता है बाकी चीज़ों से वो पैसा कमाए आपको बेचकर। अब इसके लिए कई बार एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ तक चले जाते हैं कि वे अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की फीस बहुत कम रखते हैं और आपको लगता है अरे वाह, इससे सस्ती तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, या वो फ्री रखते हैं। परंतु आपको पता है कि उसके पीछे इसका कारण ये है कि वे आपको अन्य चीज़ें बेचना चाहते हैं बहुत ही महंगे दामों पर। और जबकि एक अच्छा और एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का हमेशा फोकस रहेगा आपकी कुंडली पर और केवल आपकी कुंडली पर, यहाँ तक कि वह आपको रेमेडियल मेजर भी नहीं बताएगा जब तक कि आप उनसे स्पेसिफिकली नहीं पूछे। तो अब आप ही सोचें कि आपको किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। मेरा तीसरा पॉइंट है कि क्या वह एस्ट्रोलॉजर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, क्या उनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है?
अंग्रेजी में बोलूं तो डज ही और शी हैव ए पॉजिटिव आउटलुक अबाउट लाइफ। देखिए, मेरा तजुर्बा ये रहा है कि दोनों तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं और दोनों तरह के एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन की पकड़ बहुत अच्छी होती है। अब दोनों तरह से क्या मतलब, एक जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छी चीज़ें आपकी कुंडली के अंदर देखना पसंद करते हैं, ढूंढते हैं मेहनत करके और आपको बताते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। और दूसरे ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो ढूंढते हैं कि कहाँ कौन सी नेगेटिव चीज़ छुपी हुई है। और दोनों ही, जैसे कि मैंने कहा, अपनी अपनी भविष्यवाणी में सही बैठते हैं। अब आप ये बताइए कि पैसे देकर आप कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहेंगे? वह जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे, आपको आने वाली अच्छी चीज़ों के बारे में बताए, या अच्छी चीज़ों को कैसे हासिल करना है उसके प्रति आपको मोटिवेट कर दे, या वह एस्ट्रोलॉजर जो बता दे कि अब ये होने वाला है बुरा, अब ये होने वाला बुरा, अब ये होने वाला बुरा, और जब आप घर आए औंधे मुंह बिस्तर पर सो जाएं। तो ये भी आपको पता करना होगा। इसको हम दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं कि जैसे कोई पानी का गिलास है और उसमें कुछ पानी है। एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो ये कहेगा कि हाँ, मैं इसमें पानी देख रहा हूं, और वो पानी के विषय में बात करना चाहेगा। और एक जो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर होगा वो कहेगा मैं खाली देख रहा हूं, और वो खालीपन के बारे में ही विचार करेगा। मैं फिर से दोहराता हूं कि दोनों ही एस्ट्रोलॉजर की पकड़ अच्छी हो सकती है, चुनाव आपका रहेगा। चौथा, डज ही हैव ए कमांड ऑन द सब्जेक्ट? क्या उनकी अपने विषय के ऊपर पकड़ अच्छी है? अब इस बात को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। मान लीजिए कि कोई हार्ट पेशेंट है और उनको कोई छोटी मोटी हार्ट से रिलेटेड सर्जरी करवानी है। मैं छोटी मोटी ही कह रहा हूँ। अब क्या वो अच्छे से अच्छे हार्ट सर्जन का चुनाव नहीं करेंगे? और वो चुनाव के लिए क्या देखेंगे कि भाई उनके पास कम से कम MS सर्जरी तो हो, उनके पास कुछ सालों का, अगर दशकों का नहीं तो कम से कम कुछ सालों का अनुभव तो हो, और वो अच्छे हॉस्पिटल में हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। और वह बिल्कुल भी नहीं जाएंगे एक MBBS ग्रेजुएट के पास, चाहे वह उनका अपना ही सगा बेटा क्यों ना हो। ठीक उसी तरह से ये आपका भविष्य है और आपको वर्तमान में बहुत सारे निर्णय लेने हैं जो आपको भविष्य में डिजायर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में लेकर जाने में सहायक सिद्ध होगा। तो क्या आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहेंगे जो अभी अभी एस्ट्रोलॉजर बना है, या आपके पड़ोस में रहता है, आपको अंकल या आंटी बोलता है और आपसे फीस नहीं लेगा या बहुत कम लेगा, या कोई आपके दूर के मौसा जी की भाभी हैं जो कभी कभी एस्ट्रोलॉजी कर लेती हैं? नहीं, आपको ये देखना है कि उनके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें, एक क्वालिफिकेशन, अच्छी योग्यता। अब क्वालिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, कौन गुरु है, कौन गुरुकुल है, कौन उनका टीचर है। दूसरा, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या उन्होंने कम से कम 2-3 हज़ार, जी हाँ 2-3 हज़ार कुंडलियों का अध्ययन किया है। और वो कुंडलियां ये नहीं कि चलो मैं चला गया एक शहर के एक हिस्से में और वहां से कुंडलियां देखी, नहीं। ही और शी हैज टू सी कुंडलीज और हॉरोस्कोप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑफ डिफरेंट एजेस। दूसरी चीज, कुछ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही दया है, बहुत ही आशीर्वाद है, वो केवल कुंडली का D1 देखते हैं, यानी कि बेसिक हॉरोस्कोप देखते हैं और वो कहते हैं चलो भाई ये हो जाएगा। नहीं, एक सिंसियर एस्ट्रोलॉजर, एक हार्ड वर्किंग एस्ट्रोलॉजर, एक कमिटेड एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करेगा। वो D1 देखेगा, यानी कि आपका बेसिक हॉरोस्कोप देखेगा, मून चार्ट देखेगा, डिविजनल चार्ट देखेगा जिसमें नवांशा, दशांशा वगैरह है, आपका षटबल देखेगा, आपका अष्टक वर्ग देखेगा, दशा देखेगा, ट्रांजिट देखेगा, यानी कि गोचर देखेगा, इत्यादि इत्यादि। फिर वो उसको एक निर्णय पर पहुंचना होगा, फिर वो आपसे सही शब्दों में आपसे बात करेगा। 5वां पॉइंट,
क्या वो एक जिम्मेदार प्रोफेशनल है? इज ही अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल? देखिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास या एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनसे सही सलाह लेते हैं और एटमॉस्फेयर बहुत ही प्रोफेशनल होता है। अब आप कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में जिम्मेदारी की क्या बात है? मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट, फाइनल ईयर से मतलब है जो फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और पूछता है कि मेरा कैसा रहेगा, क्या मेरा सीए क्लियर हो जाएगा? तो एस्ट्रोलॉजर देखते हैं उनकी कुंडली को और फटक से कह देते हैं हाँ तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे और तुम रैंक होल्डर होंगे। वाकई हो सकता है कि उनका कुंडली का विश्लेषण सही हो, पर क्या हम एक रिस्क को नहीं ले रहे हैं कि वो बच्चा घर आके कहेगा अरे वाह कितने बढ़िया मेरे नंबर आएंगे, और वो अब अपनी पढ़ाई को थोड़ा कम सीरियसली लेना शुरू कर देता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप कर्म ना करें और आपको फल की प्राप्ति हो जाए। और इसके ठीक विपरीत मान लीजिए एक ज्योतिषी देखते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर देखते हैं कि जो क्लाइंट उनके सामने बैठा हुआ है उनको आने वाले समय में बिजनेस में कुछ लॉसेस हो सकते हैं। अब वो एकदम से बोल दे तुमको लॉसेस हो सकते हैं तो उनको बेचारे का तो दिल ही बैठ जाएगा। नहीं, उनको एक आर्ट आनी चाहिए, उनको एक कला आनी चाहिए कि वो बड़े ही तरीके से पूरा मैसेज भी बता दें और उन्हें हैरान, परेशान, चिंतित करके घर भी ना भेजे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अब मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। आपके मन में ये आ रहा होगा तो फिर क्या करें, कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, कैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं? तो इसके लिए भी मैं आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप कोशिश करें कि रिकमेंडेशन से जाएं। रिकमेंडेशन से क्या मतलब है कि आप दोस्तों से या रिश्तेदारों से या फैमिली के मेंबर्स से पूछें कि आपका अनुभव किस एस्ट्रोलॉजर से अच्छा रहा, और ये अनुभव हर एंगल पे सही उतरना चाहिए। वही जो 5 पॉइंट मैंने बताए कि क्या वो जिम्मेदार है, क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, क्या उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका सही है, क्या वो फोकस्ड है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको एक अच्छा रेफरेंस मिलता है तो उनसे अब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। पर अभी रुकिए, अभी दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपना होमवर्क करके जाएं। आप कहेंगे ये कोई स्कूल का बच्चों का काम हो रहा है क्या कि मुझे एस्ट्रोलॉजर से होमवर्क करना है? जी, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि व्यक्ति को बहुत परेशानियां हैं, उसके दिमाग में बहुत हलचल चल रही है, पर वो सीधा उठ के चले आते हैं और कहते हैं जी बताइए। अब ये भी समझ में नहीं आता कि क्या बताएं, किस बारे में बताएं। और मैंने इसके ठीक विपरीत भी देखा है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने पास एक नोटपैड या अपने मोबाइल पे अपने क्वेश्चंस बड़े ही सही तरीके से लिख के लाते हैं, और जब एक प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है तो कहते हैं रुकिए हम जरा नोट कर लें, और वो उसको नोट करते हैं प्रॉपरली। तो आप ही सोचिए कि कौन सी कैटेगरी के लोग अच्छे हैं, दूसरी वाली ना। तो इस तरह से आपको क्या चीज़ अभी परेशान कर रही है, या किस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं, या आप भविष्य में क्या करने के बारे में। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकती है। कि मान लीजिए आप अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें वकालत की पढ़ाई जाए या उन्हें टूरिज्म या होटल में पढ़ाया जाए, और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहें, हमें तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप जो बताएं। तो एक तरह से आप सबको एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस की आवश्यकता है। तो आप उसको लिख सकते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे कि आगे चलकर इनके लिए कौन सा करियर उपयुक्त रहेगा। अब अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा प्रायोरिटी से कि ये वाला प्रोफेशन सबसे अच्छा हो सकता है, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये, और आपको उसके बारे में कुछ लॉजिक, कुछ रीजंस भी बताएगा। तो यहाँ पर दूसरा संदेश आपके लिए है कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आपको होना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसको कि अंग्रेजी में प्री रिक्विजिट बोलते हैं, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सही पहले ही एस्ट्रोलॉजर को कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। हमारा उदाहरण ले लीजिए कि अगर हमसे कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है
तो हम उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ 1-2 दिन पहले ले लेते हैं, फिर उसकी कुंडली बनाते हैं, फिर उसको अध्ययन करते हैं। और अगर हमें कहीं भी कुछ डाउट होता है तो हम अपॉइंटमेंट से पहले ही उनसे पूछते हैं कि भाई आपने कहा कि 8:21, तो ये AM तो नहीं लग रहा, हमें तो PM लग रहा है। और वो कहेगा हाँ सॉरी मैं भूल गया, 8:21 शाम के थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम कहते हैं। कई बार लोग ये भी कर देते हैं कि 19-21 अगर उनका टाइम ऑफ बर्थ है तो वो 1 को नहीं जल्दबाजी में पढ़ पाते हैं और हमें 9-21 कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये देखिए कि एस्ट्रोलॉजर को आप सही डेटा दें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सारे एस्ट्रोलॉजर हमारी तरह से डबल चेक या ट्रिपल चेक नहीं करते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, आप इमोशनली तैयार रहें। हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर अपनी पकड़ तो बहुत अच्छी रखता है, बात तो वो बहुत समझदारी से करता है, पर हर बार हर समय अपनी बात को शहद में डुबो कर देना संभव नहीं होता है। अगर बहुत भारी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है तो वो यही कहेगा, ना कि ये कहेगा कि जाओ घर में जाकर आप सेलिब्रेट करिए या चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। नहीं, वो अपने करियर के प्रति एथिकल नहीं होगा। तो इसलिए आपको इमोशनली थोड़ा तैयार होके जाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। चौथी टिप ये है कि आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो एक राइट एटीट्यूड और रिस्पेक्ट के साथ जाएं। अब जरूरी नहीं कि सभी एस्ट्रोलॉजर टॉप से टॉप होंगे और सभी एस्ट्रोलॉजर सबसे खराब होंगे, पर आपको ये याद रखना है कि उनके पास एक विद्या है और वो डिवाइन साइंस है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे टैरो है। आपको गाइड कौन कर रहा है? आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड कर रही है। किसके माध्यम से? एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से। तो आप मत जाइएगा कि आओ मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे मैं एस्ट्रोलॉजर को गलत प्रूव करता हूँ, या कैसे मैं उनके साथ फन करूँगा, या मैं उनको चुनौती दूंगा। नहीं, आप थोड़ा सा के हुए उनको रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करिए। आपको उनकी बात अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छी लग रही तो ठीक है, दोबारा उनके पास मत जाइए, पर डिवाइन साइंस को चैलेंज मत करिए। ये मेरा सुझाव है। आगे आपकी मर्जी। आखिरी टिप मैं देना चाहूँगा कि आस्क राइट क्वेश्चंस एंड क्वालिटी क्वेश्चंस। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि क्वालिटी ऑफ आंसर्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप एस्ट्रोलॉजर को कहेंगे कि आगे क्या होगा, तो ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है। पर अगर आप एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि क्या मैं 2 साल बाद विदेश नौकरी कर सकता हूं, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसको एस्ट्रोलॉजर एग्जामिन करेंगे और वो कह सकते हैं कि 2 साल नहीं बल्कि आपको 1.5 साल बाद ही तैयारी कर लेनी चाहिए। या वो कहेंगे कि नहीं, मुझे 5 साल तक आपका विदेश यात्रा का नहीं दिख रहा है, पर मुझे ये दिख रहा है कि आप स्किल अपग्रेडेशन में अपना अच्छा खासा समय लगाएंगे और ये आपको विदेश जाने में मदद करेगा। तो बस आपको मिल गया आंसर कि अगले 5 साल आप विदेश जाने के बारे में भूल जाइए। हाँ, आपका आना जाना हो सकता है पर ओवरसीज जॉब नहीं मिल सकती है, पर आप उस दौरान अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, अपने स्किल सेट को बढ़ाइए और अपनी अप्रोच को और ज़्यादा मैच्योर करिए। तो एक बार जल्दी से समराइज कर देते हैं कि वो 10 टिप्स कौन सी हैं। पहली टिप ये है कि आपको इंश्योर करना है कि एस्ट्रोलॉजर स्वयं आपसे मिलेगा। देखिए, आजकल कोविड का टाइम है, हर कोई अवॉइड करता है, तो स्वयं मिलेगा अपने ऑफिस में। इसको इक्वल मान लीजिए टेलीफोन पे कंसल्टेशन और इसको इक्वल मान लीजिए जूम पे या किसी और माध्यम से आपके साथ कंसल्टेशन, पर होनी आपके साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए। दूसरा, क्या वो एक फोकस एस्ट्रोलॉजर है? तीसरा, क्या उनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है? क्योंकि जैसी उनकी सोच होगी वैसे ही वे आपको फलित देंगे। चौथा, क्या उनका अपने सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कमांड है? जैसे कि एक अच्छे डॉक्टर की, एक सर्जन की खूब कमांड होती है और पूरे इलाके में उनकी रिस्पेक्ट की जाती है उनकी काबिलियत की वजह से। पांचवा, क्या वो एक रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल है? आपको जो खबर देनी है आपका हॉरोस्कोप पढ़ के, क्या वो उसको ठीक तरह से कन्वे कर सकते हैं? क्या उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है?
और एक अच्छा एक्सपीरियंस पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1, आप किसी से रिकमेंडेशन यानी कि जिसको बोलते हैं रेफरेंस भी ले सकते हैं। दूसरा, जाने से पहले आप अपना होमवर्क करें, जिसमें शामिल है अपना सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देना। और तीसरा, इमोशनली आप अपने आप को स्ट्रांग करके जाइए। चौथा, आप जब वो जाएं तो आप उनके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करें, उनके प्रति नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी के प्रति भी। और पांचवा, सही और अच्छे प्रश्न पूछिए, आपको सही और अच्छे उत्तर मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये बातें? मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दिए गए मेरे विचार बहुत ही उपयोगी लगे होंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ खूब शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें।